हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भोजन के घटक। भोजन क्या है, हम सब अलग अलग टाइप का भोजन करते हैं, ये सारा हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं। अभी हमने देखना है कि भोजन के घटक क्या हैं। घटक यानी कि पार्ट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं और उनसे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखनी है। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, शॉर्ट में हम मेन चीज़ें देखेंगे और उसमें जो है हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर देखनी है। और उसके बारे में भी आप क्लास 5th तक बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके हो कि हम जो भोजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, उन घटकों को हम पोषक कहते हैं, पोषक। और कुछ मुख्य पोषक जो हैं हमारे शरीर के लिए जो ज़रूरी हैं वो ये हैं, ये पिछली क्लास में आप सीख चुके हैं। क्या क्या पोषक तत्व हैं वो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम पोषक कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और मुख्यतः ये 6 हैं, आप काउंट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, लेकिन साथ में ये रुक्षांश भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे शरीर में क्या काम आती हैं, ये हमने अभी देखना है। तो शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर कुछ टेस्ट भी दिए हुए हैं, ये कैसे हम टेस्ट करें भोजन में प्रोटीन है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो ये अभी हम नहीं कर पाएंगे, इसको हम जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद हम लैब में करके देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ें मिलती कहाँ से हैं और इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन। तो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं मुख्यतः ऊर्जा के लिए। शरीर में जो एनर्जी है वो हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है, तो उसके लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है। तो आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम, मक्का, अनाज, चावल, गेहूँ, बाजरा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर। तो ये मुख्यतः वो चीज़ें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं ज़्यादातर फलों की बात करें तो फलों में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है और अनाज है। इसके अलावा आलू, शकरकंदी जो हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा देने वाला भोजन है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो जब भी आपको ऊर्जा की कमी हो तो आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ले सकते हैं। हमें जब जल्दी से ऊर्जा चाहिए हो तो हम ग्लूकोज का घोल पीते हैं, ग्लूकोज पानी में घोलते हैं और उसको पी लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो उससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट। कहाँ कहाँ से मिलता है ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद है वसा। तो ये वसा के आपको दिए हुए हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण। तो वसा कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इसमें 2 पार्ट्स में यहाँ पर फोटोज़ दी हैं, ये पिक्चर दी है, ए पार्ट एंड बी। ए में पादप स्रोत दिखाए हैं ये वाले, यहाँ पर आपको ये पादप स्रोत हैं जो आपको पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो वसा जो है ये भी ऊर्जा देता है हमें, बल्कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देता है। लेकिन वसा का जो मुख्य काम है हमारे शरीर में वो है शरीर की सुरक्षा करना, शरीर के लिए कवच का काम करना। तो वसा जो भी हम खाते हैं हमारे शरीर में वो अलग अलग हिस्सों पर जमा होता है और वो हमें चोट से बचाता है। तो पादपों में कहाँ कहाँ से मिलता है ये पौधों से, तो ये आपके पास जो तेल और घी हैं वो सारा का सारा वसा युक्त होता है, तो उसमें वसा होता है वो। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जितनी भी तेल वाली, घी वाली चीज़ें हैं वो सब की सब वसा होता है उसमें। तो पादपों में कहाँ से मिलता है, तो वो यहाँ पर दिखाया आपको। सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली, तिल,
उसके अलावा आपका ये गिरी यानी कि काजू बादाम वगैरह जो है, इन सब में वसा होता है। उसके बाद अगर हम जंतुओं के बारे में बात करें, जंतुओं में कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जंतुओं में मांस, मछली, अंडे, दूध, मक्खन, घी, क्रीम, मलाई, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें वसा मिलता है। उसके बाद हम आते हैं प्रोटीन में। तो ये प्रोटीन के बारे में दिया कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलती है। तो प्रोटीन का मुख्य रूप से जो हमारे शरीर में काम होता है वो है शरीर को बढ़ाना। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन से हमारे शरीर की कोशिकाएं बनती हैं, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां ये बनती हैं। जो शरीर हमारा पूरा बनता है वो प्रोटीन से बनता है मुख्यतः। तो प्रोटीन जो है वो भी हमारे भोजन में होना चाहिए। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, तो उसमें यहाँ पर ये आपके पास ये पादप उत्पाद दिए हैं। पौधों में कहाँ से मिलता है, तो वो यहाँ पर ये हैं। तो इसमें ज़्यादातर दालें आती हैं। तो चना, मूंग, तुअर दाल, अरहर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, तो ये सारी चीज़ें जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। इसके बाद अगर जंतुओं की बात करें, जंतु उत्पादों में हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जंतु उत्पादों में पनीर, अंडा, दूध, मछली, मांस, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन हमारी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। तो ये 3 मुख्य पोषक तत्व हमने अभी देखे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट जो पोषक तत्व है उसका नाम है विटामिन। और विटामिन जो है ये हमारे शरीर के लिए बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। शरीर वर्धक भोजन हमने पढ़ लिया अभी प्रोटीन। अब हम देख रहे हैं विटामिन। विटामिन जो है वो स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, आँखों को, हड्डियों को, दांतों को, मसूड़ों को। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोगों से बचाने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। और विटामिन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। तो ये अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं। तो अलग अलग विटामिन्स का अलग अलग काम होता है। तो कौन सा विटामिन किस से मिलता है वो यहाँ पर आपके पास है। और इनसे अगर ये विटामिन ना मिले तो कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले स्रोत देख लेते हैं इनके, विटामिन कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। तो विटामिन ए के कुछ स्रोत यहाँ पर ये दिए हुए हैं। तो विटामिन ए हमें मिलता है पपीता, गाजर, आम से, दूध से, मछली का तेल। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें विटामिन ए मिलता है। गाजर में विटामिन ए प्रचुरता में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो गाजर हमें खानी चाहिए। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए आगे एक सारणी भी दी है आपके पास, अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये किस विटामिन से अगर विटामिन ना मिले तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, वो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है। तो विटामिन ए जो है वो क्षीण दृष्टिहीनता होती है, इससे आँखों की कमज़ोरी है, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में, रात में कम दिखाई देता है। तो ये विटामिन ए की वजह से होता है। तो आँखों के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। विटामिन बी जो है वो बेरी रोग होता है, इससे दुर्बल पेशियाँ हो जाती हैं, काम करने में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो मांसपेशियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, काम करने में हमारी एनर्जी जो है वो हमें कम महसूस होती है। विटामिन सी जो है उससे स्कर्वी रोग होता है, इससे मसूड़ों में खून निकलता है, घाव बढ़ने में टाइम लगता है। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी है। विटामिन डी जो है उससे रिकेट्स रोग होता है, अगर विटामिन डी ना मिले तो इससे अस्थियाँ जो है मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, तो हड्डियाँ टेढ़ी हो सकती हैं। तो ये विटामिन्स जो हैं हमारे मुख्यतः जो ए, बी, सी और डी हैं, इनसे कमियाँ, जो इनकी कमी से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं वो यहाँ पर हमने ये देखी। तो इनके स्रोत हम देख रहे थे। तो विटामिन ए हमने देखा, विटामिन बी के क्या क्या स्रोत हैं वो यहाँ पर ये दिया हुआ है। विटामिन बी के लिए ये गेहूँ, चावल, यकृत होता है लीवर,
तो जो मांस खाते हैं उनके लिए है ये। तो यकृत में, लीवर में भी होता है, बाकी गेहूं और चावल में विटामिन बी होता है। इसी तरह से अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है वो खट्टी चीज़ों में, खट्टे फलों में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें नींबू, आंवला हैं, इनमें ये होता है। मिर्च, अमरूद, टमाटर, संतरा, इनमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी के स्रोत देखें तो विटामिन डी हमें अंडे से, मछली से, मक्खन, दूध से, इनसे मिलता है। साथ में यकृत, लीवर भी दिया हुआ है। और इसके अलावा विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है सूर्य की धूप। धूप में विटामिन डी होता नहीं है, पर धूप में अगर हम निकलते हैं बाहर या धूप में थोड़ी देर रहते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी अपने आप बनना शुरू होता है। तो धूप भी हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होती है, उससे विटामिन डी मिलता है, हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है पोषक तत्व वो है खनिज। तो खनिज जो है वो हमें ज़्यादातर सब्जियों से मिलते हैं। तो जब आपको सब्जियों की बात करें तो उससे हम खनिज प्राप्त करते हैं। और विटामिन जो है ज़्यादातर फलों से आपने देख ही लिया कि फलों में ज़्यादा होता है। तो अलग अलग टाइप की सब्जियों में अलग अलग खनिज मिलते हैं। तो खनिज कौन कौन से हैं उनकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आयोडीन हमें इन से मिलता है। यहाँ पर ये दिया है, पालक, मछली, अदरक, इसके अलावा और चीज़ें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फास्फोरस भी एक खनिज है। फास्फोरस जो है वो दूध में, केले में और अनाज में ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट खनिज है लोहा। हमारे शरीर को लोहे की ज़रूरत होती है, हम बोलते हैं आयरन की कमी हो गई, तो वो है लोहा। तो वो कहाँ से मिलता है वो आप देख सकते हैं, पालक, सेब, नाशपाती और ये लीवर, इसमें मिलता है हमें। उसके बाद कैल्शियम भी हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम हमें दूध और अंडे में ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से ये खनिज तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। खनिज की कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर ये है आपकी उसी टेबल में। तो कैल्शियम जो है वो अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए और दांतों के लिए ज़रूरी होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियाँ या दांत जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, दांत टूट भी सकते हैं अगर कैल्शियम की कमी होगी। तो आयोडीन जो है उसकी कमी से घेंघा रोग होता है। इसमें गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, गर्दन फूल के मोटी हो जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ सकती है। तो दिमाग के लिए भी ज़रूरी है ये। तो आयोडीन की कमी हो अगर बच्चों में, तो बच्चों में दिमाग में प्रॉब्लम आ सकती है और मानसिक विकलांगता हो सकती है। उसके बाद लोहा, ये अरक्तता, एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी हो जाती है इससे, तो उससे कमज़ोरी आने शुरू हो जाती है। तो लोहा जो है ये हमारे खून के लिए ज़रूरी होता है। तो ये है पोषक तत्व, हमारे खनिज, जिनसे हम हमारे शरीर को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमने देखा। उसके बाद हमारे शरीर को ज़रूरत होती है आहारी रेशों की, आहारी रेशे और साथ में जल। आहारी रेशे जो है इनकी बात हमने शुरू में भी की थी, इन्हें रुक्षांश भी कहते हैं। रेशे पतले पतले धागे, जैसे आप साग खाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि रेशे होते हैं, तो उनकी भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। ये जो है हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये रुक्षांश जो हैं, आहारी रेशे, ये कहाँ से मिलेंगे, तो ये अनाज में, दालों में, आलू में, फलों में, सब्जियों में, ये लगभग सब में होते हैं। तो ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा है जल। तो जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने जल जो है वो लगभग हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, हर दाल में इस्तेमाल होता है। कोई भी फल, सब्जी, दाल आप काट कर देखें, उसके अंदर आपको जल मिलेगा। टमाटर, नींबू, आप कुछ भी काटें तो हाथ आपके गीले हो जाते हैं, तो उससे आपको पता लगता है कि उसके अंदर जल है। वैसे भी हम जो भी सब्जी खाते हैं, पकाते हैं, दाल पकाते हैं, उसके अंदर हम पानी डालते ही हैं।
तो पकाते समय उसमें जल डालते हैं और वो जल जो है हमारे शरीर में जाता है। तो इस तरह से ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। सभी ज़रूरी हैं तो इसका मतलब हम जो भी भोजन करें, हम जो भी खाना खाएं, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सब जब उचित मात्रा में होती हैं उससे हम संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं। ये सभी पोषक तत्व जो हैं जब उचित मात्रा में हमारे भोजन में हो तो उस भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो पोषक तत्व सभी होने चाहिए और सभी उचित मात्रा में होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। उसके बाद है अभावजन्य रोग, और इसकी हम बात कर ही चुके हैं कि जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो उसे हम अभाव कहते हैं, और उससे जो भी रोग होंगे, बीमारियां होंगी, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहेंगे। तो लंबे टाइम तक अगर हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता तो उसकी कमी से हमारे शरीर में ये रोग हो सकते हैं। और वो रोग क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर इस टेबल में पहले ही बात कर चुके हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या सीखा वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी हैं। यहाँ पर भी आप देखकर इनको पढ़ सकते हैं और उससे भी आपको इस चैप्टर का समझ में आ जाएगा सारांश। इसके बाद आपने इसके क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ अभ्यास में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपने इनको पढ़ना है और अपने आप करने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आंसर्स करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।